वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। कुछ चिप्स की थैली में दिखाई देते हैं, कुछ अचार के जो डिब्बे हैं उसके रूप में दिखाई देते हैं, कुछ थैली में पैक जो हैं वो खाद्य पदार्थ जैसे मिर्च वगैरह ऐसी भी आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए खाद्य पदार्थ भी आप देखते हैं। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ आप मार्केट में जा कर के देखते हैं और उनका सोचते हैं कि ये इतने समय तक हर मौसम में वो आपको खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। दिमाग में खूब सारी बातें आती हैं कि कैसे वो इतने दिनों तक सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, आज इन्हीं शंकाओं को आपकी दूर करेंगे, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्योंकि बेल आइकन को दबाने पर आपको हमारी अच्छी क्लास की सूचना मिलती है, और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थ लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखते हैं, रह जाते हैं, और इसको हम कहते हैं खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। कैसे करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। पढ़ाने की शैली कुछ ऐसे रहेगी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेथड हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने का। तो देखिए, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण जो है, सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकल कर के आता है कि अधिकतर खाद्य सामग्री जो होती है उसको कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम रखें कि वो खराब नहीं हो। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हमारे को खाद्य सामग्री रखनी चाहिए, नॉर्मल वे में, है ना। जब आप परिरक्षण भी नहीं करते, उनका लंबे समय तक भी खाना नहीं चाहते, तो भी कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसका होना चाहिए। कारण क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम तापमान पर जीवाणु जो होते हैं ना, वो कम सक्रिय होते हैं। ठीक है ना, उनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। और 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, वो जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर भी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर पर जीवाणु की भी क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए इस टेम्परेचर से 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। और कई बार स्वामणी समारोह होते हैं, कोई शादी विवाह होते हैं, उनमें भी कई बार हमारे को सूचना मिलती है अखबारों के माध्यम से भी, और कोई जानकारों के माध्यम से भी, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से भी यह सूचना मिलती है कि अमुक की शादी में, ठीक है, किसी व्यक्ति की शादी में पूरी बारात जो है उनके पेट में दर्द हो गया और बेहोश हो गई। ऐसे कुछ काफ़ी बातें अपने को सुनने को मिलती हैं। तो ये है दूसरा टॉपिक है अपना कि खाद्य पदार्थों में जहर है, विषाक्तन। खाद्य पदार्थों में विषाक्तन किस कारण से होता है, तो जीवाणु इसका मुख्य कारण होता है। तो खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं, कौन कौन से जीवाणु हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो देखिए, पहला जीवाणु जो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस नामक जीवाणु जो होता है वह खाद्य विषाक्तन करता है, नोट कर लीजिए इस बात को। दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आप ध्यान में रखना, बोटुलिनिज्म जो होता है उसको खाद्य विषाक्तन को ही बोटुलिनिज्म भी कहते हैं। तो कौन से जीवाणु के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, और बेसिलस सीरस। ये तीन जीवाणु जो होते हैं वो खाद्य विषाक्तन करते हैं। क्या करते हैं, खाद्य विषाक्तन करते हैं। कौन कौन से, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और बेसिलस सीरस। ये नाम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को जो संक्रमित कर सकते हैं उन जीवाणुओं के भी नाम हैं, जो विषाक्तन तो नहीं करते लेकिन खाद्य पदार्थ को खराब जरूर कर सकते हैं। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस, विब्रियो पैराहीमोलाइटिस और साल्मोनिया स्पीसीज। ये तीन जीवाणु जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों में संक्रमण करके उसको खराब कर सकते हैं। पॉइजन नहीं डेवलप कर पाते, उसमें पॉइजन नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। उसमें पॉइजन उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और बेसिलस सीरस। नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, कई बार ऑप्शन आप लोगों से पूछ ले कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं
वो उसको किससे ज़्यादातर नष्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये प्रश्न पूछ ले। खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट होते हैं मुख्यतः किसके द्वारा, तो जीवाणु व कवक। आप ध्यान में रखेंगे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको जीवाणु, बैक्टीरिया एंड कवक, फंजाई, फंगस, इनको क्या करते हैं बच्चा, नष्ट करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। अब अपन बात करेंगे कि इन जीवाणु व कवकों से खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से हम सुरक्षित रखें ताकि ये लंबे समय तक अपने काम आ सके, हम इनको लंबे समय तक खा सकें, लंबे समय तक इनका स्वाद ले सकें। ठीक है, अचार, मुरब्बा, ये तो नॉर्मल बातें हैं, इनमें इनके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अलग बातें जो आप नहीं जानते, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो खाद्य पदार्थों की परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, ये है खास बात आपके सामने। तो पहला प्रश्न क्या है कि उच्च ताप पर उपचार। खाद्य पदार्थों को क्या करता है अपन, हाई टेम्परेचर पर उनका ट्रीटमेंट करता है। हाई टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रश्न यहां से बनता है कि खाद्य पदार्थ उच्च ताप पर जब खाद्य पदार्थों का उपचार करते हैं तो क्या होता है। देखिए TDT फुल फॉर्म ध्यान में रखना। TDT क्या होती है, ये पहले तो ये देखिए आप। TDT का मतलब होता है थर्मल डेथ टाइम। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, डेथ का मतलब मृत्यु, टाइम का मतलब समय, यानी कि टेम्परेचर के कारण कितने समय में मृत्यु होगी, यह है TDT, थर्मल डेथ टेम्परेचर। ठीक है, लिखने में क्या लिखेंगे, उच्च ताप पर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु में लगने वाला समय। सूक्ष्म जीव स्पेशली जीवाणु, उच्च ताप पर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु में लगने वाले समय को TDT कहते हैं, थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। ये बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि जीवाणुओं की संख्या अगर अधिक है, जीवाणुओं की संख्या अधिक होने पर TDT अधिक होता है। जीवाणुओं की संख्या अधिक होने पर TDT अधिक होता है और जीवाणुओं की संख्या कम होने पर TDT कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पुराने बीजाणु। बीजाणु का मतलब यहाँ है कि जीवाणु जो होते हैं ना वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने चारों तरफ कई प्रकार की लेयर बना लेती हैं, जिससे कोई भी मेडिसिन उनके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाती है और कई लंबे समय तक वो जीवित रह पाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर एक ऐसा साधन है, एक ऐसी विधि है जिससे वो क्या कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लेकिन पुराने बीजाणु जो होते हैं जीवाणुओं के, वो अधिक तापरोधी होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनको सहन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखेंगे कि नम वातावरण। नम वातावरण का ऐसा है कि जो बारिश हो रही है, बारिश रुकने के बाद वातावरण थोड़ा नम हो जाता है, या ऐसे ही जलवायु जहाँ पर आसपास में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ की जलवायु जो होती है ना वो नम होती है। तो नम जलवायु वाले वातावरण में टेम्परेचर, अगर आप उनको टेम्परेचर से नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनमें जीवाणुओं की संख्या, वो ज़्यादा मात्रा में मरेंगे जीवाणु। ठीक है, टेम्परेचर द्वारा ज़्यादा संख्या में मरेंगे नम वातावरण में। किसकी तुलना में, शुष्क वातावरण की तुलना में। शुष्क वातावरण में अगर आप गर्म करके जीवाणु को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे तो वो कम संख्या में मरेंगे, जबकि नम वातावरण में जीवाणुओं की संख्या, मरने वाले जीवाणुओं की संख्या क्या होगी बच्चा, अधिकतम होगी। यह बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकल करके आता है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि हम अधिक तापमान से ही किसी जीव को नष्ट कर सकते हैं, तो आप ये भी बात ध्यान में रखें कि वो ही सत्य नहीं है, एक और सत्य छुपा हुआ है। क्या कि हम कम टेम्परेचर का इस्तेमाल करके भी जीव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उसकी क्रियाशीलता को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, ठंड से भी मर जाते हैं ना, गर्म चीज़ से नहीं मरते हैं, ठंड से भी मर जाते हैं। बाहर कोई रह गया सर्दियों में, घर के बाहर कोई ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर की वजह से भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है अपनी बॉडी की, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण वह मर जाती है। जब बड़े बड़े जीव मर सकते हैं लो टेम्परेचर से, तो जीवाणुओं को भी लो टेम्परेचर प्रभावित करता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये खास बात है, नष्ट नहीं करता है। क्या करता है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती हैं। समझ गए बात को, ध्यान में रखना कि लो टेम्परेचर जो होता है वह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ध्यान में रखना इस बात को कि मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाना
और जीवाणुओं का नष्ट हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। रुक जाने के बाद उनमें क्या होता है, हो सकता है जब एडेप्टिव जो एटमॉस्फेयर जब उनको मिले तो क्या है, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो फिर से शुरू हो सकती हैं। लेकिन डेस्ट्रॉय का मतलब मर गया, जीवाणु नष्ट हो गया ना, उसके बाद वह वापस से शुरू नहीं हो सकता, जिंदा नहीं हो सकता, ये खास बात है। तो निम्न टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर जीवाणुओं की मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वह क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, थोड़ा सा रुक जाती हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को, जो खाद्य सामग्री है उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर, कम तापमान है 10 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आप अंधेरे में रख देंगे तो जीवाणु जो होता है ना उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएंगी और वो आपकी खाद्य सामग्री को खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी खास बात, कई बार कहते हैं ना कि यार धूप में रह गई दाल, धूप में रह गई दाल तो क्या हो गई, खराब हो गई जल्दी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा हो गई ना, वो जो बैक्टीरिया जो है वो अच्छी तरह से उसमें काम कर रहे हैं, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो अच्छी तरह से काम कर रही हैं, इसलिए खाना ख़राब हो गया। लेकिन अगर आप उसी को आप अंधेरे में रख देंगे, छाया में रख देंगे और टेम्परेचर जहाँ पर कम रहेगा वहाँ रखेंगे तो वो ही दाल की सब्ज़ी आपकी लंबी समय तक चलेगी। तो खास बात क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर अंधकार में स्थल पर अगर आप खाद्य सामग्री को रखते हैं तो वह ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। दूसरी बात, घरों में जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज का आप इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फ्रीज के अंदर का जो टेम्परेचर है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और इस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वह क्या हो जाती हैं बच्चा, कम हो जाती हैं और खाद्य सामग्री जो होती है वो इनके द्वारा प्रभावित होने से बच जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिब्बाबंदी, कैनिंग। डिब्बाबंदी बहुत बढ़िया आजकल एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है। तो डिब्बाबंदी जो है ना वह कैसे करते हैं, क्या खास क्या क्या सावधानियां इसमें बरतते हैं वो डिब्बाबंदी करते समय, पैकिंग करते समय। डिब्बाबंदी को इंग्लिश में कैनिंग भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है इस बात को, कैनिंग। डिब्बाबंदी को क्या कहते हैं, कैनिंग भी कहते हैं बच्चा। तो इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको भाप द्वारा, ठीक है, भाप द्वारा उसको गर्म करते हैं, पहले ध्यान में रखना। और उच्च दाब टेम्परेचर का बहुत ध्यान में रखा जाता है, 15 पौंड का लगभग टेम्परेचर होता है। उच्च ताप इसमें इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर जो इस्तेमाल किया जाता है वो 120 से 126 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई टेम्परेचर, 120, 122, 126 टेम्परेचर पर भाप द्वारा 15 से 90 मिनट तक इसको अपन गर्म करते हैं। फिर इसको जो पैक्ड कर दिया जाता है एयर टाइट डिब्बे में, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, प्रेशर कितना होता है, लगभग 15 पाउंड। टेम्परेचर कितना होता है, 120 से 126 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लेता है, 15 से 90 मिनट तक। किसके द्वारा गर्म करता है, भाप के द्वारा गर्म करता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रहती है ना तो आपको सफलता के निकट लेकर के जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पाश्चुरीकरण के बारे में। और पाश्चुरीकरण जो है वो डिस्कवर्ड बाय लुई पाश्चर इन 1886। 1886 में लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की। और इसमें क्या होता है कि किण्वन फर्मेंटेशन मेथड द्वारा जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा नष्ट करने की विधि क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये निकल करके आता है। 2 मेथड है पाश्चुरीकरण के, एक तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, और दूसरा जो मेथड है पाश्चुरीकरण का वह है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, देखिए नाम लो टेम्परेचर मेथड है, नाम से स्पष्ट है। लो टेम्परेचर में टेम्परेचर कम काम में लिया जाएगा ना, कम से कम टेम्परेचर पर किसी खाद्य पदार्थ को अपन रखेंगे। और हाई टेम्परेचर, 2 बातें हैं इसमें, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम। टेम्परेचर हाई रखेंगे लेकिन बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम रख दिया इसका मतलब बहुत छोटे से समय के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह तरीका अपनाते हैं। तो खास बात, पाश्चुरीकरण किसके लिए अपन ज़्यादातर काम में ले रहे हैं लोग, दूध के लिए। दूध को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना।
तो दूध को अगर सुरक्षित रखना है तो दूध को अपन क्या करते हैं भैया, कैसे सुरक्षित रखें? तो देखिए पार्श्विकरण लो टेम्परेचर मेथड में तो कैसे काम क्या करते हैं, लगभग 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, देखिए ध्यान से सुनेंगे, 62.8 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या अपन फ़ारेनहाइट की बात करें तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। समझ गए? 30 मिनट तक गर्म करेंगे। अगर 30 मिनट तक आपको गर्म करना है ना तो टेम्परेचर थोड़ा लो रखना पड़ेगा, लगभग 63 डिग्री सेल्सियस यानी कि 62.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो इस मेथड को कहते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है, इसके बाद दूध फटता नहीं है। दूसरा मेथड जो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसमें देखिए खास बात, इनको दोनों बातों को दिमाग में फीड रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों बातों से किसी भी एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर में कितने टेम्परेचर पर रख रहे हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर पर कितने हाई टेम्परेचर कितना रख रहे हैं अपन 71.7 डिग्री सेल्सियस, 717 याद रह जाएगा, 717 का मतलब 71.7 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अपन बात करेंगे 161 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर कितने समय के लिए, ओनली, क्योंकि क्या है शॉर्ट टाइम है, ओनली 15 सेकेंड, केवल 15 सेकेंड, जब तक आप 15 गिनते हैं तब तक ही दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर आप उबालेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर एकदम से ठंडा करेंगे, फिर इनको पैक कर देंगे। तो इस विधि को क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकल करके आएंगे, आप गलत मत कर देना। और इस मेथड में जीवाणु भी डिस्ट्रॉय होंगे, और वो एंडोस्पोर जो रह जाते हैं, अंतः बीजाणु जो कहते हैं कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में डिस्ट्रॉय नहीं होते, इस मेथड में दूध में उपस्थित वो जीवाणुओं के एंडोस्पोर भी क्या हो जाते हैं बच्चा, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आज तक, इसलिए लुई पाश्चर को याद किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हिमीकरण, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का सिंपल सी बात है कि फ्रीज का मतलब फ्रीज कर देना, फ्रीज का मतलब होता है ठंडा, और डीप फ्रीज का मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा। तो इसमें कौन कौन सी बातें आप लोगों के लिए काम की हैं, ध्यान से देखेंगे कि कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं और डीप फ्रीज जब करते हैं ना किसी भी खाद्य वस्तु को, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर रखा जाता है -10 to -18 डिग्री सेल्सियस, माइनस में -10 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर रखेंगे डीप फ्रीजर में, जिससे क्या होगा, फिर मैं कह रहा हूं कि कम टेम्परेचर पर जीवाणु डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, संपूर्ण जीवाणु क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पड़ा रहेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं है बैक्टीरिया में। कब, जब आप उसको डीप फ्रीज में ले जाओगे खाद्य सामग्री को, तो खाद्य सामग्री में जो भी बैक्टीरिया है वो कुंभकर्ण की नींद में सो जाएगा। ठीक है ना, संपूर्ण जीव निष्क्रिय हो जाएगा। मांस, मछली, अंडा, आइसक्रीम, ये उस कंडीशन में, इनको इसी कंडीशन में रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज या जिसको कहेंगे डीप फ्रीज की स्थिति में इनको रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो भी जीवाणु इसमें हैं वह क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, मतलब संपूर्ण जीवाणु निष्क्रिय हो जाएगा, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए एक और बहुत बढ़िया शानदार मेथड जिसके द्वारा अपन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हिंदी में निर्जलीकरण। मतलब खाद्य पदार्थ, जैसे अपने प्राचीन मेथड है ना, खाद्य पदार्थ गाजर काट ली, धूप में सुखा दिया, ठीक है, फली जो है गवार की फली उसको भी तोड़ लिया और धूप में सुखा दिया, तो इससे क्या होता है कि इसको कहते हैं अपन डिहाइड्रेशन मेथड, है ना, निर्जलीकरण मेथड। इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल देते हैं, निकाल का मतलब सुखा देते हैं, और कब तक, लगभग 10% से कम टेम्परेचर क्या, वाटर ही उसमें रहना चाहिए। खाद्य पदार्थों में कितना, 10% से कम
अगर जल है तो वह लंबे समय तक उसको आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जीवाणु जो होते हैं उन खाद्य पदार्थों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट नहीं कर पाते हैं, और वो खाद्य पदार्थ आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, फल सब्जियां अगर आपको लंबे समय तक खानी है तो इसका मतलब वो काम में नहीं लेंगे कि 10% वाला मेथड, 20% जल की मात्रा भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, 20% जल की मात्रा भी अपन खाद्य पदार्थों में रख सकते हैं। इस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को क्या रख सकते हैं बच्चा, परिरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। एक और देख लीजिए आप, बाय रेडिएशन। रेडिएशन जो है जिसको कहते हैं विकिरण खतरनाक होती हैं, और मुख्यतः जो रेडिएशन अपन जीवाणु को नष्ट करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं वो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन और गामा रेज। ठीक है। खास बात क्या है, अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, ये किरणें जो होती हैं वो भोजन की सतह पर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करती हैं ओनली। ठीक है ना, भोजन की सतह पर जो जीवाणु कहते हैं ना कई बार कि कपड़े धूप में सुखा दो तो थोड़े बहुत बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ों की सतह पर जो बैक्टीरिया हैं वो ही डिस्ट्रॉय होंगे, अंदर जो छिपे हुए हैं ना वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जबकि कपड़ा तो क्या है, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आर पार सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि धूप में कौन सी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी किरणें आती हैं। लेकिन जो एक्सरे व गामा रेज जो हैं वो खाद्य पदार्थों को अंदर तक जाकर, खाद्य पदार्थों के अंदर तक चली जाती है वो रेज, और खाद्य पदार्थों के अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया छुपा हुआ है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे उत्कृष्ट अगर परिरक्षण आपको खाद्य पदार्थों का करना है तो कौन सी रेज इस्तेमाल करेंगे, गामा रेज। कौन सी रेज, गामा रेज, गामा किरणें आप इस्तेमाल करेंगे, ये खास बात है। इसके अलावा लास्ट जो मेथड है वह है खाद्य पदार्थों में परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स अपन उसमें मिला देते हैं। ठीक है ना, देखो आप किसान टोमेटो केचप लेके आते हो, ठीक है ना, टमाटर वगैरह कुछ भी, हरी चटनियाँ भी आजकल मार्केट में मिलती हैं, तो उनमें कुछ ऐसे पदार्थ, ठीक है, उनके लिए आपके पास रेडिएशन नहीं भेजेंगे वहाँ पर, आपको नहीं कहेंगे इनको उबाल करके खा लो ले जाकर, नहीं, इनमें क्या है कुछ पदार्थ ऐसे मिलाते, कुछ केमिकल्स ऐसे मिला देते हैं जिससे जीवाणु जो होते हैं ना वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अपने घरों में तो क्या है, जैसे नमक भी खूब ज़्यादा डाल देते कई अचार वाले, तो इससे क्या होता है कि जो भी जीवाणु जो होते हैं ना उनका जो साइटोप्लाज्म है, उनका उस साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। सांद्र विलयन में रखते ही पानी निकल जाएगा बाहर, वो इनएक्टिव हो जाएंगे और खाद्य पदार्थों को वो नष्ट नहीं कर पाएंगे, खराब नहीं कर पाएंगे, मतलब प्लाज्मोलाइसिस इनमें हो जाता है। इसके द्वारा परिरक्षक अगर अपन मिलाते हैं तो कौन कौन से हैं परिरक्षक, मुख्यतः बेंजोइक एसिड आप खाद्य पदार्थों में मिला सकते हैं, गंधक का अम्ल आप उसमें मिला सकते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी मिला सकते हैं, और पोटेशियम बेंजोएट भी आप इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने की कुछ विधियाँ। आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थोड़ा सा और रिमाइंड करवा देते हैं आपको। देखिए लास्ट आपका पॉइंट है कि अपने क्या देखा, फ्रीजिंग में क्या होता है कि -10 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस फॉर सेवरल वीक टू सेवरल मंथ, तो क्या होगा उस कंडीशन में, बैक्टीरिया कंप्लीटली इनएक्टिव, ग्रोथ स्टॉप्ड। ठीक है, इसको अपन कहते हैं फ्रीजिंग। बैक्टीरिया कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्रोथ जो होगी बैक्टीरिया की वो स्टॉप्ड हो जाएगी। लो टेम्परेचर स्टोरेज में क्या होता है कि -10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस फॉर सेवरल डेज, बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बैक्टीरिया जो होते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। और पाश्चराइजेशन में क्या होता है, 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, दैट इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, एंड 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, दीज आर द मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस 15 LBS प्रेशर, 120 to 128 डिग्री टेम्परेचर, मेंटेन्ड फॉर 12 to 19 मिनट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर किल्ड। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने हम रीड किया कि खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया से या फिर कवक से हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे उनका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास